एक तरफ कश्मीर जम्मू संभाग से नेता छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अजित पवार गड़ने लगे हैं, एकनाथ शिंदे का नेतृत्व बुरा लगने लगा है और चिराग पासवान और नीतीश कुमार पार्टी को लगातार कॉर्नर किया जा रहा है। इन सब के बीच हरियाणा के अपने राज्य के अध्यक्ष को लगता है कि वह चुनाव लड़ पाने की हालत में नहीं है। ये वही पार्टी है जो दूसरे की बनी हुई सरकार से भी विधायक खरीद लेती थी। ये वही पार्टी है जो मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को गिरा देती थी। ये वही पार्टी है जो गोवा में जीती हुई कांग्रेस को हरा देती है। अब इस पार्टी को समझ में आने लगा है कि किस तरफ अब करवट जनता बदलने लगी है। और आप यह भी याद रखिएगा कि 2 नवंबर आते आते योगी आदित्यनाथ अकेले मुख्यमंत्री नहीं होंगे बीजेपी के भीतर, और न नेतृत्व के आदमी होंगे जो ये कह रहे होंगे कि संत किसी का गुलाम नहीं होता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में बैठे हुए मंत्रियों की भी सुगबुगाहट आपको सुनाई देने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। जब से कश्मीर और हरियाणा के चुनाव घोषित हुए हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें, पर्चा दाखिले की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी में पार्टी छोड़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। एनडीए में फूट के लगातार आसार नजर आने लगे हैं और सबसे बड़ी बात तो आज यह उभर कर आई है कि उत्तर प्रदेश के चंदौली में 1 सितंबर को जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो संत कीनाराम के बहाने एक बड़ी बात कह डाली, जिसका असर अब दिल्ली दरबार में बहुत साफ देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूं संत कीनाराम की 425वीं जयंती पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ के उस भाषण की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई संत सत्ता का गुलाम नहीं होता है और संत को किसी को अपना गुलाम भी नहीं समझना चाहिए। यह दोनों पंक्तियां इतनी मारक हैं कि इसका असर संत कीनाराम को सुनने वाले लोग जो वहां आए योगी आदित्यनाथ की सभा में, उन पर कितना हुआ होगा वो तो वो जाने, लेकिन इन पंक्तियों का सीधा असर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जरूर हुआ होगा, जो किसी न किसी बहाने योगी आदित्यनाथ के कद काठी को काटने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। खैर, बात आगे करेंगे योगी आदित्यनाथ के इस पूरे लहजे की, इसके मतलब की, लेकिन सबसे पहले इस पर कि किस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों से भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वालों का पूरा रेला चल पड़ा है। किसी को यह शिकायत है कि पिछले 50 वर्षों से हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं, 42 वर्षों से हमें नहीं पूछा गया। तो किसी को यह शिकायत है कि किसी भ्रष्टाचारी को टिकट दे दिया है, तो किसी को शिकायत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया है। और इस तरह करीब आधा दर्जन बड़े नेताओं ने जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों में से भाजपा से अपना किनारा कर लिया है, यहां तक कि प्राथमिक सदस्यता तक छोड़ दी है। उनमें कनौ शर्मा हैं, फयाज अहमद हैं, कश्मीर सिंह सबसे महत्वपूर्ण नाम है। इन तमाम लोगों ने, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के नेता हैं, उन्होंने कश्मीर और जम्मू दोनों ही संभागों से भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। ये एक तरह की आवाज है। दूसरी स्थिति एनडीए में फूट की लगातार तीक्ष्ण और तीव्र होती जा रही है। चिराग पासवान की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। उस पर चर्चा से पहले हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र में किस तरह से पिछले महीने, 1.5 महीने से अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खटकने लगे हैं और किस तरह उन्हें लग रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि आजकल शिवसेना के भी मुखिया हैं, एकनाथ शिंदे, वो भी गड़ने लगे और उनके खिलाफ तो अभी मुखर स्वर आने बाकी है, लेकिन अजित पवार के खिलाफ मुखर स्वर भारतीय जनता पार्टी में बहुत साफ देखे जा सकते हैं। और अब लगने लगा है नेताओं को कि हमें जो महाराष्ट्र में जनता ने सबक सिखाया है
उसका कारण बीजेपी नहीं है, बल्कि उसके साथ गठबंधन किए हुए लोग हैं जिसे आप एनडीए कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूं अजित पवार की, जो एनसीपी से निकलकर अपने अलग एक खत्ता बनाया और आकर एनडीए में सट गए। वह आजकल उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, लेकिन उनके खिलाफ दो महाराष्ट्र के नेताओं ने, गणेश हाके और दिलीप देशमुख, इन दो लोगों ने बहुत साफ तौर पर कहा कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। गणेश हाके ने तो यहां तक कहा कि अगर ये न भी होते तो इनकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाणक्यों को यह लगा था कि किसी तरह यूपीए के गठबंधन से जुड़े लोगों को आप जितना ज्यादा कमजोर करेंगे, चाहे वह शिवसेना हो, एनसीपी हो, उतना हमारे फायदे में। लेकिन यह शिव जी की बारात अब भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने लगी है और उनके नेताओं को बुरा लगने लगा है। इसीलिए महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक खरमंडल मचा हुआ है। आप देखिए कि चिराग पासवान जैसे ही जाति जनगणना पर अपना स्टैंड लेते हैं, वैसे ही चिराग पासवान ने चुनाव के वक्त जो दाखिल किया था अपनी जानकारी, जो एफिडेविट दी थी चुनाव आयोग के, उसके रहस्य खुलने लगे। यह क्या संयोग है मात्र, या फिर यह वह सिलसिला है कि हमारे खिलाफ अगर तुम जाओगे तो क्यों नहीं तुम हमारे ही हो, हम तुम्हें काट देंगे। और यह सबक एनडीए में भारतीय जनता पार्टी सिखा रही है या कोई संयोग सिखा रहा है, यह तो आगे पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान भी जो मुखर हुए जा रहे थे पिछले कुछ समय से, उन्होंने हाल ही में तारीफ भी की राहुल गांधी की, और उसके बाद से अब देखिए ये खुलासा होने लगा है कि वह एक रेप के मामले में सेकंड एक्यूज है। यह खुलासा होने लगा है कि जिस बुंदेलखंड के इलाके से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वह कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ अजित पवार बेकार का माल हो गए हैं महाराष्ट्र में एनडीए में, दूसरी तरफ जाति जनगणना पर जुबान खोलते ही चिराग पासवान के इन्वेस्टिगेशन सामने आने लगे हैं। और इससे भी बड़ा किस्सा केसी त्यागी का है। केसी त्यागी जो वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, जदयू के महासचिव हैं, उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा है कि निजी कारणों से दिया है। लेकिन आप सबको याद होगा कि जब से एनडीए 3 की सरकार बनी है, तब से वह लगातार सरकार की आलोचना करते रहे, सवाल उठाते रहे हैं। यहां तक कि जाति जनगणना पर उन्होंने भी बहुत साफ स्टैंड रखा है कि हमारी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि यह होना चाहिए। तो यह जो विखंडन दिखाई दे रहा है, एक तरफ कश्मीर जम्मू संभाग से नेता छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अजित पवार गढ़ने लगे हैं, एकनाथ शिंदे का नेतृत्व बुरा लगने लगा है, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार पार्टी को लगातार कॉर्नर किया जा रहा है। इन सब के बीच हरियाणा के अपने राज्य के अध्यक्ष को लगता है कि वह चुनाव लड़ पाने की हालत में नहीं है। उन्होंने अनुनय विनय किया तो चुनाव आयोग ने 5 दिन और समय बढ़ा दिया। आखिरकार यह सब क्यों? यह खंड खंड कैसे विखंडित होता दिखाई दे रहा है? उन लोगों का शासन वो जो दूसरे को खरीद लेते थे, जिनको अपने अस्तबल में घोड़े रखने का बड़ा शौक था, दूसरों के घोड़ों को भी खरीद लेते थे। ये वही पार्टी है जो दूसरे की बनी हुई सरकार से भी विधायक खरीद लेती थी। ये वही पार्टी है जो मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार को गिरा देती थी। ये वही पार्टी है जो गोवा में जीती हुई कांग्रेस को हरा देती है। अब इस पार्टी को समझ में आने लगा है कि किस तरफ अब करवट जनता बदलने लगी है, और उसी का नतीजा है, उसी खरमंडल का नतीजा है कि एनडीए में तो फूट है ही, भाजपा के भीतर इस समय भारत के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पर गिने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने संत समागम में जो बात 1 सितंबर को चंदौली में कही, वह अपने आप में बड़ी कमाल है
कि संत किसी का गुलाम नहीं होता, किसी सत्ता का, और उसे गुलाम नहीं समझना चाहिए, बल्कि वह अपनी राह निकालता है और दुनिया उस पर चलती है। इसका संदेश उन्होंने अपने भाजपा के नेतृत्व में बैठे हुए उन नेताओं को शायद भेज दिया है जो अपने बूते 10 विधायक नहीं जिता सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ यह बता रहे हैं कि हम दर्जनों विधायक अपने बूते जिता लेते हैं उत्तर प्रदेश में। इसलिए भाजपा का यह खरमंडल इन चुनावों पर तो असर डालेगा ही, इससे ज्यादा बड़ा असर वह उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जाएगा, जिसका संदेश इतना बड़ा होगा उत्तर प्रदेश के 10 सीटों के उपचुनाव का, जिससे कि मोदी की सरकार नवंबर आते आते इस स्थिति में नहीं बनी रहेगी। और आप यह भी याद रखिएगा कि 2 नवंबर आते आते योगी आदित्यनाथ अकेले मुख्यमंत्री नहीं होंगे बीजेपी के भीतर, और न नेतृत्व के आदमी होंगे जो ये कह रहे होंगे कि संत किसी का गुलाम नहीं होता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में बैठे हुए मंत्रियों की भी सुगबुगाहट आपको सुनाई देने लगेगी। आप बस धीरज रखिए, इंतजार करिए और इन खलबली का राजनीतिक मायने समझिए कि एक तरफ एनडीए में लगातार तनाव है, फूट है, दूसरी तरफ भाजपा के भीतर भी सबसे प्रमुख मुख्यमंत्री चेहरा, किसी भी भाजपाई राज्य में जाइए और वहां लोगों से पूछिए तो लोग कहते हैं हमको योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। वह अगर इस बात को कहने लगा है तो इसके संतई में निहितार्थ क्या है इसको तो हम समझते हैं, लेकिन हमको समझना है कि इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है योगी आदित्यनाथ के इस बयान के, यह सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।